दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। शराब से तौबा। दोस्तों, बादशाह अकबर वैसे तो शराब नहीं पीते थे, मगर जब जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी तो शाम को उन्हें थकान महसूस होने लगी। इसलिए रात के समय थकान दूर करने के लिए थोड़ी बहुत शराब पी लिया करते थे। लेकिन वह ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को यह पता लग ही गया। बीरबल ने बादशाह की इस बुरी आदत को छुड़ाने का निश्चय किया। बादशाह जिस कमरे में शराब रखते थे, एक दिन बीरबल उसमें गुप्त रूप से गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। बाद में वहां की चीजें अस्त व्यस्त करके बीरबल ने शराब की बोतल अपने दुशाले में छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल बगल में वही पोटली दबाए हुए बादशाह के सामने मौजूद हुए। अकबर ने पूछ ही लिया, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोबारा पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह को गुस्सा आने लगा। वे क्रोधित स्वर में बोले, सच सच क्यों नहीं बताते क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे झुंझला कर बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक क्यों नहीं बताते? इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है? यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह जितना सोचते थे उतना ही विचारधाराओं में डूब जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात समा गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है। अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा और पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर हमारे पूछने पर बेसिर पैर के जवाब दे रहे थे? बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देखकर कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मस्त हाथी जैसी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला। इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उसी वक्त उन्हें शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया।
दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पढ़ने वाला गधा। दोस्तों बीरबल की ख्याति दूर दूर तक के राज्यों में फैल चुकी थी। इस बात में कोई शक भी नहीं था कि वह काफी बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक बड़ा गधा दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल ने गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, जहां पनाह, इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी झलक रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बीरबल से कहा, ले जाओ इसे, महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस लाना। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि अगर वह इस काम में विफल हो गए तो क्या नतीजा होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ जहां पनाह, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और उनके दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहां पना, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा। जहां घास नहीं मिलती वहीं गधा गुस्से से रेंकने लगता। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह जूते पहने हुए थे किंतु बेगम नंगे पांव थीं। बेगम ने जब अपने पैरा को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। उनके मुकाबले में बादशाह के पर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, मेरे पांव आपके पांव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार किया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनान खाने की नौकरानियां तक वहां आ गई। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां हैरत में पड़ गईं। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता। इस दुविधा में उनसे कुछ कहते न बना। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर बताने को बीरबल फौरन ही बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहां पनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके पैर कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को गोल कर दिया। वह भी प्रसन्न हो गई। सबको चुप देखकर बादशाह ने शांति भंग करते हुए एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से प्रकट में तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा जहां पनाह, लेकिन वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत ही बोले, जहां पनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है।
यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह तिलमिला उठे और बोले, बीरबल, तुम जवान संभाल कर नहीं बोल सकते। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, आपने मुझे कैसे जोड़े देने की कहा है? मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें सी जोड़े कपड़े लाकर दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते वगैरह का अर्थ तो आपने ही लगाया। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सम्मुख, न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी। उन्हीं के साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। आठ बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बोरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया।
किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दुष्ट काजी अकबर बीरबल की सबसे ज्यादा नई मजेदार कहानी। दोस्तों, फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीबी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीबी के इतना कहने पर काजी बोला, बीबी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीबी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आईं और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गईं। काजी ने उन्हें थैली इसे वापस दे दिया। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीबी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो ऊपर से बदनामी भी। देखो बीबी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम न करें।
काजी की बातें सुनकर फातिमा बीबी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीबी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवासी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गईं। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थीं या रांगे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से जहां पनाह के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीबी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीबी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी, फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी ना? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे। एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मोहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मोहर मेरे पास है। वह मोहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मोहर लाने चला गया।
बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न, दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला, हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता।
वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। 6 दोस्तों, एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत, रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मूर्ख कौन और चतुर कौन? दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहां पना, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम करें चुपचाप शांत होकर सुने। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होशवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहासा होश भी काफूर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपटकर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं?
जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपए दिलवा दो। बस फिर क्या था, वहां तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपए दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपए लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी धमाकर जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में जो चाहेंगे यह कीमत दे दी जाएगी। काजहाम पनाह मालिक हैं, जो चाहे यह करें। मगर हुजूर बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी, बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। व्यापारी डरता हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते, लेकिन बेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों की खातिर 5,000 रुपए खर्च किए थे। फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बिगड़कर बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पैर उतने ही पसारे। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबारियों ने उनसे कहा, जहां पनाह, आप छोटी छोटी बातें भी बीरबल से पूछा करते हैं। हम लोगों के रहते हमारे ही सामने आए व्यक्ति का आप इतना सम्मान करते हैं, इससे हमारी खुददारी को धक्का लगता है। बादशाह अकबर बोले, तुम लोगों का यह सोचना गलत है। बीरबल बहुत बुद्धिमान और चालाक है, इसमें उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अधिकतर बातें उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात बहुत बुरी लगी। वे चुप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज्यादा चतुर हो तो आज तुम सभी की चतुराई का इम्तिहान होगा। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। इतना कहकर बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगवाई। हुक्म पाते ही एक सेवक ने चादर लाकर पेश कर दी। तब बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करो। ध्यान रखना जिस्म का कोई हिस्सा खुला न रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। बादशाह अकबर लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से वह चादर उन्हें ओढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका।
जब कोई भी दरबारी बादशाह के कहे अनुसार उन्हें नहीं ढक सका तो वे उठ खड़े हुए और बोले, देखिए आप लोगों ने अपनी चतुराई, क्या इसी बूते पर आप लोगों को इतना घमंड है? अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होता तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से इस चादर से मेरा जिस्म ढक देता। जब आप यह मामूली सा काम नहीं कर सके तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बता दी। बादशाह लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उसने बादशाह से अपने पैर सिकोड़ने के लिए कहा। पैर सिकुड़ने के बाद बीरबल ने चादर से बादशाह का सारा जिस्म ढक दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सोर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने सभी दरबारियों से कहा, देखिए आपने बीरबल की चतुराई। सभी दरबारी दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदा हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।